मैं वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग G20 पढ़ेंगे, जो कि बीपीएससी का जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अभी हाल में ही इंडोनेशिया में कंडक्ट किया गया। और ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2023 में फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 से 2023 का पूरा नवंबर तक ये जो चेयरमैनशिप है ये इंडिया को मिलेगा। और इंडिया ये फैसला भी लिया है कि वो बहुत जगह इसका वेरियस सबमिट करेगा। अलग अलग जो G20 का थीम वाइज सबमिट होता है वो अलग अलग जगह किया जाएगा, जिसका अलग अलग टॉपिक भी होगा, जैसे क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, फिर जेंडर इक्वालिटी। ये सब इंडिया का मेन टॉपिक है, मेन फोकस पॉइंट है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो इंडोनेशिया में हुआ था सबमिट, तो वहाँ से क्या क्या आउटकम निकलता है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट थीम है जो कि इंडोनेशिया बाली जो सबमिट हुआ था वहाँ से इम्पॉर्टेंट है G20 के लिए। तो देखिए, ये रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो 17वां एनुअल सबमिट हुआ था G20 का, ठीक है, 17th, वो इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी था। और हाँ, हम लोग ना इसको ट्रॉइका कहते हैं, G20 ट्रॉइका। ये इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अभी कंसेक्यूटिवली जो 2021 में जो सबमिट था ये इटली में हुआ, 2022 में ये इंडोनेशिया में, और 2023 में ये इंडिया में, और तीनों आई कंट्री है। तो ये G20 ट्रॉइका भी कहलाता है, ये तीनों मिल करके। तो इस बार का जो सबमिट जो थीम था वो था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। क्या था? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो इंडिया जो है वो 2023 में प्रेसिडेंसी अपना चार्ज लेगा, प्रेसिडेंसी संभालेगा G20 का, और यहाँ पे 58वां सबमिट कंडक्ट किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट आउटकम क्या था इस समिट का? तो पहला था, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसी के बेसिस पे जो रशिया का जो एग्रेशन था, जो रशिया अटैक किया यूक्रेन पे, उसको कंडेम किया गया मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है, तो पहला इसका ये आउटकम था। दूसरा इसका आउटकम था कि ग्लोबल इकोनॉमी पे फोकस करना है, कि ये लोग एग्री किया है कि ये लोग जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हम वो लोग को ये चीज़ कंट्रोल करना है। फिर तीसरा है कि फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी भी बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है आज के टाइम में, कि बहुत लोग हैं जिन्हें खाना सही से नहीं मिल पाता है, फूड वेस्टेज भी होता है। तो इसके लिए एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को अपलोड किया गया है, और ये लोग जो भी G20 के मेंबर्स हैं वो लोग साथ में आकर के कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेंगे, जिससे कि जो फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसको एड्रेस किया जा सके। फिर क्या है, एक और है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इधर G20 सबमिट हो रहा है तो साथ ही साथ इजिप्ट में इजिप्ट जो COP27 है वो कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठाया जा रहा है। और अभी तक यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस का लिमिट रखना था, और अभी तक वर्ल्ड जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस को छू चुका। ठीक है, तो हम लोग को साथ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लेना होगा कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर पाए। और जो 2015 पेरिस एग्रीमेंट लाया गया था, तो उस पर हम लोग स्टैंड हो पाए। ठीक है, कि हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर को रखें, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने दें। देखिए, क्लाइमेट चेंज नॉर्मल है, क्लाइमेट चेंज ये इनएविटेबल फिनोमेना, ये होना ही है। ठीक है, हम लोग पढ़े होंगे एक मिलेनकोविच साइकिल होता है, उसमें एक तरह से आइस एज आया, फिर एक बार वार्म एज आएगा, मतलब कि सब कुछ पिघल जाएगा। ठीक है, फिर आइस एज आएगा। तो अभी 6th साइकिल चल रहा है, तो ये नॉर्मल है, ये क्लाइमेट चेंज होना ही था, टेम्परेचर इंक्रीज होना था। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के कारण और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो क्लाइमेट चेंज है ना, और जो वार्मिंग हो रहा है टेम्परेचर का, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गया, हम लोग को उसे कम करना है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक मतलब आउटकम था वो था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि अब जो लीडर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए हम लोग इंटरनेशनल कोलाबोरेशन करेंगे, और डिजिटल स्किल और डिजिटल लिटरेसी को हार्नेस करेंगे, डेवलप करेंगे, जिससे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, मतलब सब लोग साक्षर हो सके। एटलीस्ट डिजिटली जो डिजिटल डिवाइड है, जो डिजिटल इलिटरेसी है, उसको एड्रेस किया जाए, स्पेशली वो वुमेन के लिए हो, गर्ल्स के लिए हो, और पीपल जो कि वनरेबल सिचुएशन में रह रहे हैं उनके लिए किया जाए। फिर क्या है, हेल्थ।
हेल्थ में क्या है कि हम लोग को अब, जैसा कि हम लोग पैंडेमिक देखे कि पैंडेमिक आया तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था। ये इंडिया ही नहीं, ये पूरा वर्ल्ड फेस किया है ये प्रॉब्लम। तो यहाँ जो लीडर्स है वो एक्सप्रेस किए कि हम लोग को एक कमिटमेंट लेकर के आना होगा, जिससे कि हम लोग हेल्थ को सस्टेनेबल और सस्टेनेबली उसको रिकवर करें, मतलब डेवलप करें। और जो पेशेंट हो, मतलब कि जिनको भी हेल्थ इशू हो, वो एक तरह से रिकवर अच्छे से कर पाए। इसके लिए एक पेंडेमिक फंड को बनाया जाएगा, ठीक है, पेंडेमिक फंड बनाया जाएगा। दैट विल बी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड फॉर द पेंडेमिक प्रिवेंशन, ताकि आने वाले टाइम में दोबारा ऐसा कोई पेंडेमिक ना आए उसके लिए, ठीक है। तो हेल्थ में ये किया जाएगा, और इसको जो फंड किया जाएगा, मतलब होस्ट किया जाएगा, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा। लीडर जो है वो अफर्म किए कि हम लोग कमिटमेंट करेंगे ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस के लिए, ताकि एक लीडिंग और कोऑर्डिनेशन रोल हो जाए यहाँ पे WHO का और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिल पाए। किस चीज़ के लिए? ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। ये जो ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस है, टू स्ट्रेंथन दिस विद द रोल ऑफ WHO एंड द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो चैलेंजेस क्या है? क्योंकि अगर आउटकम है तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो भी ज़रूरी है, मतलब आ ही जाते हैं रास्ता में। तो पहला था कि जो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो एक तरह से जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा राइज हो गया है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम लोग US देखें, UK देखें, तो बहुत सारा जो कंट्री है वो ऑलरेडी रिसेशन फेस करने लगा है। इनफैक्ट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है, और क्योंकि प्रोडक्ट जो सप्लाई चेन है वही ब्रेक हो गया है, ठीक है। जो प्रोडक्ट आता था रशिया से, तो वो तो अब ब्रेक हो गया, और सब मतलब सबको प्रोडक्ट सही टाइम पे नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन हो रहा है इसके कारण, क्योंकि सप्लाई घट गया और डिमांड बढ़ गया है, ठीक है। ये एक कारण हो गया। फिर तीसरा कारण है स्लो डाउन ऑफ मेजर इकोनॉमीज़, जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इकोनॉमीज़ हैं उनमें स्लो डाउन हो गया। चाइना का हम लोग एक एग्जांपल ले लें कि वहाँ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा ही स्लो डाउन हो रहा है, जिस एज इट स्ट्रगल्स विद द रियल ईस्टेट क्राइसिस। तो चाइना में क्या इशू चल रहा है? रियल ईस्टेट क्राइसिस, जिसके कारण वहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है, और भी बहुत कंट्रीज़ में हो रहा है, UK में हो रहा है, US में हो रहा है। मेजर इकोनॉमीज़ का जो इकोनॉमिक पावर है वो घट रहा है। फिर क्या है? राइजिंग जियोपॉलिटिकल रिफ्ट। जो जियोपॉलिटिकल रिफ्ट है, जैसे कि US हो गया, चाइना हो गया, रशिया US हो गया। देखिए, जो रशिया और यूक्रेन वॉर भी चल रहा है ना, तो ये बस रशिया और यूक्रेन नहीं फाइट कर रहा है, ये नाटो और नॉन नाटो अलाई भी फाइट कर रहा है। पूरा नाटो जो है, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज़ और USA मिलकर के है, ये सब मिलके फाइट कर रहे हैं विद रशिया। और जो यूक्रेन है, डेट इज़ जस्ट अ बैटल ग्राउंड, वहाँ पे बस वो बैटल ग्राउंड का काम कर रहा है। वरना वेपन जो यूक्रेन को मिल रहा है वो हर जगह से ही मिल रहा है, और ईरान और जो रशिया है उसको भी मिल रहा है बहुत जगह से। जैसे कि हाल में ईरान के द्वारा भी एक वेपन सप्लाई किया गया रशिया को, जो कि इस वॉर में यूज़ किया गया था। इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल रिफ्ट है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइना और रशिया में भी, चाइना और USA में भी, यस सॉरी, चाइना और USA में भी बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल रिफ्ट हो रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि US इज़ ऑल्सो इम्फसाइजिंग ऑन इंडिया, कि US कैसे I2U2 जो फोरम है वो क्रिएट किया, क्वाड में बहुत ज़्यादा कॉपरेशन कर रहा है, ताकि वो लोग वो काउंटर कर सके चाइना को। और वो इंडिया को भी एक अब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे रिकग्नाइज़ करता है US। इससे पता चल रहा है कि वो बस चाइना को काउंटर करने के लिए इतना कुछ कर रहा है, क्योंकि US कैन नेवर बी ट्रस्टेड। फिर हम लोग देख लेते हैं कि G20 है क्या। तो G20 क्या है? ये 1999 में बनाया गया था, इन द बैकड्रॉप ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस 1990s का, जो कि ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को में ज़्यादातर हुआ था। अगर हम लोग देखें तो G20 जो है वो 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन का है, 80% ग्लोबल GDP का है, और 75% ग्लोबल ट्रेड होता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, 60% जो है वो पॉपुलेशन है, ठीक है, 80% जो है वो GDP है, और जो बचता है 75% ये ग्लोबल ट्रेड है। ये आपको याद करके रखना है, ये आपको आंसर में यूज़ करना है। और यही सब कंट्री है जो कि इसके मेंबर है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, फिर रशिया,
सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूएस एंड यूके, ठीक है, ये सब, और ईयू, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो पहला ये होना चाहिए कि हम लोग को जो इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, हमको उसे काउंटर करना चाहिए, वो पॉलिसीज़ लेकर के आनी चाहिए जिससे कि ये कम हो सके। फिर क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस एंड इंक्लूसिव रिकवरी रिक्वायर्स जॉइंट एक्शन बाय द G20, कि हम लोग को एक जॉइंट एक्शन लेकर के साथ में कोलैबोरेट करके काम करना होगा। दिस काइंड ऑफ जॉइंट एक्शन इन टर्न्स रिक्वायर्स नॉट जस्ट सिक्योरिंग पीस इन यूक्रेन बट ऑल्सो हेल्पिंग टू प्रिवेंट फर्दर फ्रेगमेंटेशन। और ये जो हम लोग सपोर्ट लेकर के आएंगे, इससे ये नहीं है कि बस यूक्रेन में पीस आ जाए, इससे ये भी है कि जो आने वाला टाइम है उसमें भी फर्दर फ्रेगमेंटेशन नहीं हो, कि यूक्रेन भी टूट रहा है या फिर कहीं से भी कोई टाइप का डिस्ट्रक्शन नहीं हो। ट्रेड में हम लोग को क्या करना होगा कि वी नीड टू पुश फॉर अ मोर स्टेबल, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड ट्रेड, कि जो भी ट्रेड हो वो सही से हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ वो ट्रेड हो। ऐसा नहीं कि कोई अगर कंट्री बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो डंपिंग करने लगे, ऐसा नहीं हो, बट हाँ एक ओपन हो, स्टेबल हो, सस्टेनेबल भी ट्रेड हो और ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड ट्रेड हो, ठीक है। और स्ट्रेंथनिंग द रिलायंस ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन वुड हेल्प टू प्रोटेक्ट द फर्दर फ्यूचर शॉक्स, कि आने वाले टाइम में जो भी शॉक हो, जैसे पैंडेमिक शॉक की तरह आया, या रशिया यूक्रेन, ये भी एक तरह से इतना भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा ये आउटरेजियस वॉर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए एक अपना अपना जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसको इतना स्ट्रेंथन कर ले कि ये सब शॉक को वो एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो ये G20 के बारे में था सारा कुछ, जिसमें कि हम लोग ये देख लिए कि आउटकम क्या क्या थे और फिर चैलेंजेस क्या क्या है जिसके जो G20 कंट्री फेस करेगा इन आउटकम को पूरा करने के लिए, और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हम लोग को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए और हम लोग को एक तरह से स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल और बैलेंस इंक्लूसिव रिकवरी लाना चाहिए। और जो ट्रेड है उसको हम लोग को मोर ओपन, स्टेबल, सस्टेनेबल और ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड ऑर्डर के साथ फॉलो करना चाहिए, और जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसे हम लोग स्ट्रेंथन करें, ठीक है। तो ये G20 के बारे में था। आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।